हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजेड क्लासेस। और अब तक हम जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो था त्वरण के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में और ग्राफ्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे गति के समीकरण के बारे में। ठीक है, यानी कुछ गति के समीकरण दे रखे हैं। यानी जो हमारे चैप्टर का नाम था वो था रेखीय पथ पर गति। यानी हमारी जो मोशन थी, हमारी जो गति थी, या हमारी जो स्पीड थी, या हमारी जो वेलोसिटी थी, वो कहाँ थी? एक स्ट्रेट लाइन में थी। ठीक है, तो उस स्ट्रेट लाइन से संबंधित हम गति के कुछ समीकरण पढ़ेंगे। मैंने कुछ समीकरण लिख रखे हैं। ठीक है, यानी v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v क्या है? v है अंतिम वेग और u क्या है? प्रारंभिक वेग। t समय, s दूरी, a त्वरण। ठीक है, यानी v हमारा क्या है? अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, t समय, s दूरी, a त्वरण। जो हमारा फर्स्ट समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी, अर्थात v क्या हो गया? हमारा अंतिम वेग हो गया, u क्या है? प्रारंभिक वेग है, a क्या है? त्वरण है, और t क्या है? समय है। सेकंड है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो, फर्स्ट समीकरण को हम कब लगाएंगे? जब हमें अंतिम वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है, त्वरण दे रखा है और समय दे रखा है। तो सेकंड समीकरण है वो है हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें अंतिम वेग नहीं दे रखा है, यानी हमें क्या दे रखा है? दूरी दे रखी है। अगर दूरी दे रखी हो, प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण दे रखा हो, तो हम दूसरे समीकरण का यूज करते हैं। थर्ड, हमें क्या है? इसमें त्वरण दे रखा है, दूरी दे रखी है, यानी समय नहीं दे रखा, अंतिम वेग दे रखा है और प्रारंभिक वेग रखा। तो हम सूत्र लगाएंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये जो समीकरण है नंबर फोर्थ, वो है nवें सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, ये क्या है? nवें सेकंड में चली गई दूरी, यानी एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, जहाँ n क्या है? nवें सेकंड में चली गई दूरी। यानी अगर आपसे पूछता है कि बताइए किसी व्यक्ति द्वारा 5वें सेकंड में कितनी दूरी चली जाती है, तो हमें ज्ञात करना है 5वें सेकंड में चली गई दूरी, अर्थात हम n की जगह कितना रख देंगे? 5। तो हमारा 5वीं सेकंड में चली गई दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इन्हीं समीकरण को हम गुरुत्व के रूप में लिखें। ठीक है, अब अगर गति गुरुत्व के अधीन हो रही हो, गति देखो, मैंने जब आपको रेखीय गति के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अगर हम किसी बॉल को या किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकें या ऊपर से नीचे फेंकें, एक ही पथ पर गति होती है, अर्थात ऐसी गति को हम क्या बोल सकते हैं? रेखीय गति, यानी वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो इस गति के लिए हम क्या करेंगे? गुरुत्व के अधीन अगर फॉर्मूलों को इसमें चेंज करें तो हम क्या करेंगे? देखो, गुरुत्व के अधीन गति हो रही है, यानी जो वहां पे त्वरण है वो क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। यानी a बराबर अब किसके हो गया? g के। ठीक है, g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो पहला हम गुरुत्व के अधीन अगर हम गति हो रही हो तो फॉर्मूला तो v बराबर हो जाएगा u प्लस जी टी। प्लस जी टी कब? अगर वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो। ठीक है, अगर वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, यहां लिख देते हैं, अगर वस्तु की गति ऊपर से नीचे की ओर है। ठीक है, जब नीचे की ओर है तो ऊपर से नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण कैसे लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला आ गया v बराबर u प्लस जी टी, एंड सेकेंड h। हम जब हॉरिजॉन्टल गति ले रहे थे, क्षैतिज गति ले रहे थे, तो हमने क्या ले लिया था? s दूरी ले लिया था सरफेस पे। ठीक है, अब हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो हमने हाइट ले ली है, तो h बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यू टी
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, एंड फोर्थ एच एन इक्वल टू u प्लस हाफ g इंटू 2n-1। ठीक है, यानी ये हमारे गति के समीकरण थे। चूंकि हमारी ऊंचाई के अनुदेश, यानी या तो वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आए या वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाए, तो गुरुत्व के अधीन गति हो रही है। ठीक है, यानी गुरुत्व के अधीन गति हो रही है, तो गुरुत्वीय त्वरण g किसके बराबर हो जाएगा? त्वरण के बराबर हो जाएगा। अगर वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो हम g कैसे लेते हैं? धनात्मक लेते हैं, अर्थात जो हमारे गति के समीकरण आ गए वो ये आ गए, v बराबर यू प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, एंड एच एन इक्वल टू 2 प्लस हाफ जी 2n-1। अब अगर ऐसा हो कि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाए तो अगर वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाए तो जो a बराबर लगेगा वो माइनस का g लगेगा। ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण अब कहाँ हो? देखो, गुरुत्वीय त्वरण ऊपर से नीचे की ओर हो गया, हम वस्तु कहाँ से फेंक रहे हैं? नीचे से ऊपर की ओर, तो जो हमारा a है वो कैसा हो जाएगा? माइनस का g। तो हमारा जो फर्स्ट समीकरण निकलेगा वो आ जाएगा b बराबर u माइनस जी टी, सेकेंड h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए गति के समीकरण। ठीक है, हर चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि u क्या है, v क्या है, g क्या है, t क्या है, ठीक है, a क्या है। अब इनको कैसे यूज करेंगे वो आपको न्यूमेरिकल से समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी वस्तु पर मंदन हो रहा है, ठीक है, त्वरण में हमने दो चीज़ पढ़ी थी। त्वरण में क्या क्या होता था? एक तो वस्तु एक्सेलरेट होती थी, त्वरित होती थी, और एक मंदित होती थी। ठीक है, अब मंदन के लिए हम एक समीकरण निकाल लेते हैं। मंदन के लिए, ठीक है, डी एक्सेलरेशन के लिए हमने फॉर्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया था, हमने पढ़ा था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब कहा जाए कि देखो कोई वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, एक गाड़ी है और यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, किससे? u वेग से। ठीक है, ये इसका क्या है? पाथ है। यहाँ से चलने के बाद क्या होता है कि इस पे त्वरण लगता है। ठीक है, त्वरण ऐसा लग रहा है कि इसका मंदन हो रहा है। मंदन का मतलब ये है कि वस्तु यहाँ से अगर u वेग से चलना स्टार्ट करती है और पॉइंट A तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाती है? वो रुक जाती है। मंदन का मतलब क्या है कि जैसे कि हम अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, जब गाड़ी एक्सेलरेट हो जाती है उसके बाद अगर गाड़ी को रोकना है तो हम क्या लगाते हैं? ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने को क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। तो हमें ये पता नहीं है कि कितना मंदन हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ कि वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ हुई u वेग से और A पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गई? रुक गई। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? v बराबर 0 हो गया, यानी u क्या हो गया? प्रारंभिक वेग, और b क्या हो गया? अंतिम वेग। ठीक है, कितनी दूरी पर? उस दूरी को हम मान लेते हैं कि इसने s दूरी ट्रेवल की, और s दूरी ट्रेवल करते हुए क्या किया कि ये मंदित हो गई, यानी रुक गई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए अब यहाँ पे मंदन कितना हो रहा था, हम मान लेते हैं इसका मंदन कितना हो रहा है? इसका मंदन हो रहा है a। ठीक है, अब a कैसे? देखो, कोई चीज़ पहले गतिमान अवस्था में है और अगर उस पर मंदन होता है तो हमें कैसा? विपरीत त्वरण लगाना पड़ता है। विपरीत त्वरण का मतलब ऋणात्मक त्वरण लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो अभी हम मेंशन नहीं करेंगे, बट आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कोई वस्तु प्रारंभिक u वेग से गति करना प्रारंभ करती है, उस पर त्वरण a लग रहा है। ठीक है, अब a त्वरण लग रहा है,
अब ए त्वरण हमें पता नहीं है। देखो हमें ये पता है कि मंदन की स्थिति है। मंदन की स्थिति का मतलब ये है कि वस्तु धीमी हो रही है, तो त्वरण ए जो कैसा होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अंतिम जब वस्तु ए पर पहुंच जाती है तो उसका अंतिम वेग कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि वस्तु को मंदित यानी उसका अंतिम वेग 0 होने में उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो मान लेते हैं उसने डेल्टा एस दूरी तय की। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में इसके हिसाब से मान रखो, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी कितना है? 0, यू स्क्वायर प्लस 2a, हमने डेल्टा एस मान लिया है। ठीक है, तो हम अगर निकालना चाहें तो हो जाएगा 2a डेल्टा एस इजक्वल टू माइनस का यू स्क्वायर, डेल्टा एस बराबर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो हम त्वरण देखेंगे तो क्या है, हमारा नेगेटिव त्वरण है। अब ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कोई वस्तु अगर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रारंभिक गतिमान थी। ठीक है, यानी प्रारंभ में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान थी। ठीक है, तो उसको मंदित होने में यानी पूर्णतः रुकने में उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हैं। अगर मंदन हमें ए दे रखा हो, ए हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये क्या है? हमारा मंदन है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमारे ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया मंदन का। मंदन के लिए डेल्टा एस बराबर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as। ठीक है, ये माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ये मंदन प्रदर्शित करता है, यानी ए को क्या बताता है? ये क्या है? मंदन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें सापेक्ष गति वाला। सापेक्ष गति। अब देखो सापेक्ष गति समझने के लिए क्या है, एक जो चालक है वो है ए और दूसरा चालक है बी। ठीक है, ये गति कर रहा है v a वेग से। ठीक है, और ये गति कर रहा है v b वेग से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए a का b के सापेक्ष वेग कितना है। ठीक है, यानी सापेक्ष वेग का मतलब ये है कि इसके सापेक्ष हमें इसका वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके सापेक्ष अगर हम इसका वेग ज्ञात करें तो एक तो देखो आपको ये a कंडीशन मैंने, अब b कंडीशन देखो। देखो यहाँ पे ध्यान दो। अब अगर मैं ऐसा करूं कि जो हमारा बी पार्टिकल है या बी कण है जो गति कर रहा है बी वेग से, उसको मैं मान लेता हूँ, उसकी कल्पना कर लेता हूँ कि वो अगर शून्य है, तो वो शून्य कब होगा? यानी वो शून्य किस स्थिति में होगा कि अगर उतना ही वेग अगर इस पर विपरीत दिशा से लगा दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा? साम्यावस्था में आ जाएगा। साम्यावस्था अर्थात 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि उतना ही वेग विपरीत दिशा में लगा दिया। ठीक है, जब विपरीत दिशा में लगा दिया तो अब ये पिंड क्या हो गया? ये पिंड आ गया हमारा जो बी पिंड है, ये हमारा ए पिंड है, वो अब किस में आ गया? विरामावस्था में। ठीक है, देखो ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले क्या था कि पिंड ए था वो v a वेग से गतिमान था, पिंड बी था वो v b से गतिमान था। ठीक है, देखो इस तरीके से, यानी एक ये पिंड है और एक ये पिंड है, ये थोड़ा तेज वेग से गतिमान है, ये थोड़ा कम वेग से गतिमान है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता है कि इसके सापेक्ष इसकी गति ज्ञात करो, तो मैं क्या करता हूँ कि इस पर उतना ही विपरीत बल लगा देता हूँ, यानी उस पर उतना ही विपरीत वेग लगा दिया मैंने। ठीक है, जब इस पर इतना ही और विपरीत दिशा में वेग लगा दिया, अर्थात इसका मतलब क्या है? ये विरामावस्था में आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसका परिणामी वेग निकाल लें तो वही तो सापेक्ष गति कहलाएगी, वही तो सापेक्ष वेग कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? a का परिणामी, तो a का परिणामी क्या हो जाएगा? va प्लस vb। ठीक है, क्या हो गया? va माइनस vb। इसी को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? a का b के सापेक्ष
वेग। ठीक है, तो a का b के सापेक्ष वेग बराबर क्या हो गया, a का वेग माइनस b का वेग। ठीक है, a का वेग माइनस b का वेग। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट है हमारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक कार 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सड़क पर चल रही है। ठीक है, ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी 18 मीटर है। हमें दे रखा है कि एक कार 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, अर्थात u1 दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर कह रहा है ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी 18 मीटर है। हम मान लेते हैं डेल्टा S1 बराबर दे रखा है हमें 18 मीटर। यदि इसी कार का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड हो, यानी u2 दे रखा है आपको 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तथा ब्रेक लगाने पर वही मंदन उत्पन्न हो। हम मान लेते हैं मंदन कितना है, मंदन है हमारा a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कार की नई अवरोधन दूरी ज्ञात करो, यानी कार की नई अवरोधन दूरी मतलब डेल्टा S2 ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि कोई वस्तु है वो 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। ठीक है, उस पर कोई मंदन लगाया गया, मंदन लगाने के बाद क्या हुआ कि वो 18 मीटर दूरी पे जाके रुक गई। फिर उसने दोबारा बोला है कि अगर यही वेग जो 15 मीटर प्रति सेकंड था कितना हो जाए, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। ठीक है, और सेम मंदन लगाया जाए, अर्थात इतने ही मंदन से वस्तु को रोका जाए, तो वो कितनी दूरी पे जाके वस्तु रुक जाएगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। अब हल करते हैं हम। तो देखो मैंने आपको डेल्टा S बराबर फॉर्मूला बताया था कि -u²/2a। ठीक है, u²/2a। अब उसने बोला है कि मंदन कैसा हो, सेम हो, अर्थात मंदन से हमें कोई मतलब है नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ कि जो डेल्टा S है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u² के। ठीक है, तो हम यहाँ से फॉर्मूला क्या बनाएंगे, डेल्टा S1 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, u1² के, और डेल्टा S2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसने हो जाएगी, u2² के। ठीक है, अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे 2 मान लो और दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, डेल्टा S1 अपॉन डेल्टा S2 बराबर u1² अपॉन u2²। क्लियर हुआ। अब इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। डेल्टा S1 बराबर कितना दे रखा है आपको, 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर। डेल्टा S2 हमसे ज्ञात करवाया है, u1² कितना देखा है, 15, तो 15 × 15 लिख लो बटे u2 कितना है 25, 25 × 25। 5 से डिवाइड करो, 3 बार डिवाइड होगा, 5 या 15, 5 25, 5 या 15, 5 25। ठीक है, तिछक 18, 3 दूनी 6। ठीक है, तो डेल्टा S2 बराबर कितना आ जाएगा, 5 25। ठीक है, 25 × 2 50 मीटर, यानी वस्तु कितनी दूरी पे जाकर रुक जाएगी, 50 मीटर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, इसका मतलब क्या है, u बराबर 0। यदि 5वें सेकंड में कण द्वारा चलित दूरी 9 मीटर है, 5वें सेकंड में n बराबर कितना दे रखा है, 5वां, यानी 5वां सेकंड। ठीक है, दूरी कितनी है, Sn यानी S5 बराबर कितनी दे रखी है उसने, 9 मीटर। ठीक है, फिर बोल रहा है कि तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। एक तो हमें कण का त्वरण a ज्ञात करना है, तथा कण द्वारा 12वें सेकंड में चली गई दूरी, यानी एक तो हमें S12 ज्ञात करनी है। ठीक है,
यानी हमें क्या क्या ज्ञात करना है, S 12 ज्ञात करना है, त्वरण A ज्ञात करना है, हमें दे क्या क्या रखा है, N दे रखा है और SN यानी S 5 दे रखा है। ठीक है, U बराबर कितना दे रखा है 0। मैंने आपको बताया था कि nवें सेकंड में चली गई दूरी, nवें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला क्या होता था, SN इक्वल टू U प्लस हाफ A 2n-1। ठीक है, अब फॉर्मूले में लगाओ तो SN बराबर 5 के लिए जब क्या लगाओगे, n बराबर 5। ठीक है, 5वां सेकंड, तो S5 बराबर कितना दे रखा है आपको 9 मीटर, बराबर U कितना है 0 प्लस हाफ, एक तो हमें A ज्ञात करना है इंटू 2, n की जगह कितना है 5 -1, तो 9 इक्वल टू ये देखो हाफ इंटू A, 2 इंटू 5 10 -1 कितना 9, 9 से 9 कट गया। ठीक है, 2 का देखो तो A बराबर कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब A बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया तो फिर हम फॉर्मूला जानते हैं, nवें सेकंड में चली गई दूरी, क्योंकि हमें S12 ज्ञात करना है, तो लगा दो S12 इक्वल टू U 0 प्लस हाफ इंटू A कितना 2 इंटू 2 इंटू n कितना है 12 -1, तो हो जाएगा 1/2। हाँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 24 में से गया 23, तो ये आ गया हमारा 23 मीटर। ठीक है, यानी 12वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो गई 23 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक बालक एक समान चाल से दौड़ते हुए अपने घर से 4 किलोमीटर दूरी एक रेलवे स्टेशन पर 1 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, यानी 4 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में पहुंचता है, यानी दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। उसने समय कितना लिया 1 घंटा। ठीक है, फिर कह रहा है कि पुनः स्टेशन पर 0.5 सेकंड विश्राम करते, 0.5 घंटा, यानी 0.5 घंटा का मतलब ये है आधा घंटा, तो हम लिखते हैं विश्राम कितना किया उसने 0.5 घंटा। ठीक है, फिर कहता है कि बालक विश्राम करने के बाद एक समान चाल से 1.5 घंटे में घर वापस आ जाता है। अब मैं आपको इसे चित्र से समझाता हूँ, चित्र से देखो। ये घर है और ये है रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन से घर से रेलवे स्टेशन की दूरी देखिए कितनी 4 किलोमीटर। क्वेश्चन में दे रखा है कि घर से रेलवे स्टेशन कितनी दूरी पर है 4 किलोमीटर। तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, घर से रेलवे स्टेशन पे जाता है। तो घर से रेलवे स्टेशन जाने पर उसको कितना समय लगता है 1 घंटा। ठीक है, फिर क्या करता है कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर 0.5 घंटा क्या करता है, रेस्ट करता है, आराम करता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से 1.5 घंटे में वापस घर पहुँच जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में यहाँ तक कितना लगता है उसको 1.5 घंटा। ठीक है, यानी जो हमें थ्योरी थी वो मैंने आपको यहाँ बना दिया। चित्र क्या करता है कि बच्चा पहले घर से 1 घंटे में रेलवे स्टेशन पहुँचता है, आधे घंटे आराम करता है, उसके बाद फिर वहाँ से चलना प्रारंभ करता है, तो 1.5 घंटे में घर आ जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि बालक की संपूर्ण यात्रा में समय विस्थापन ग्राफ बनाइए। एक तो हमें समय और विस्थापन का ग्राफ बनाना है, दूसरा संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल की गणना करो, और संपूर्ण जो उसकी यात्रा है उसमें औसत चाल। ठीक है, तो देखो औसत चाल बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं, औसत चाल
औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब कुल दूरी देखो, 4 किलोमीटर रेलवे स्टेशन गया, 4 मीटर से वापस घर आया, तो 4 और 4 कितना हुआ, 8 किलोमीटर, बट्टे कुल समय कितना हुआ, देखो 1 घंटा तो उसे जाने में लगा, आधे घंटे उसने आराम किया, 1.5 घंटा हो गया, फिर वापस 1.5 घंटा उसे घर आने में लगा, तो 1.5 और 1.5 कितना हुआ, 3 घंटा। तो ये क्या हो गया, भाग दे लो, 3 दूनी 6, 50 2 3 18, 18 2.666 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हार, किलोमीटर प्रति हार, ये हमारी आ गई औसत चाल। ठीक है, देखो चित्र से बिल्कुल एकदम सिंपल हो गया। उसने जो थ्योरम बोला वो मैंने चित्र में बना दिया आपको। बोला 1 घंटे में घर से रेलवे स्टेशन जाता है, आधे घंटे में आराम फरमाता है, आराम फरमाने के बाद 1.5 घंटे में वापस आ जाता है। तो औसत चाल बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी हो गई 4 और 4 8, समय कितना हो गया, 1 घंटा, आधा घंटा और 1.5 घंटा, टोटल 3 घंटा। तो हमारी औसत चाल निकल के आ गई। ठीक है, अब बोला है उसने कि विस्थापन और समय ग्राफ बनाइए। तो हमने आपको ग्राफ बताया था, तो अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर आपसे इसका ग्राफ बनवाता है तो ठीक है, यहाँ आप ले लिए समय, ठीक है, किस में, घंटे में। ठीक है, और इधर आप ले लिए विस्थापन, किस में, किलोमीटर में। ठीक है, अब अगर घंटे की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं, इन ब्लॉक्स को डिवाइड कर लेते हैं घंटों में। तो हम मान लेते हैं इसे 0.5 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा एंड 3 घंटा। ठीक है, यानी हमारे जो व्यक्ति है, हमारा जो लड़का है, उसकी चाल कहाँ तक हो रही है, 3 घंटे तक। अब फिर हम दूरी मान लेते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। ठीक है, अगले ले लो 5 किलोमीटर, जो उसका घर है वो कहाँ है, 4 किलोमीटर पे। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे बच्चा चलेगा उसी हिसाब से आप यहाँ पे पॉइंट लगाते जाना। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि 1 घंटे में बच्चा कहाँ पहुँच जाता है, रेलवे स्टेशन। यहाँ आप मान के चलो यहाँ स्कूल है। ठीक है, यहाँ आप मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ उसका घर है, यहाँ पे सॉरी स्कूल नहीं घर। ठीक है, और 4 किलोमीटर दूर क्या है, यहाँ रेलवे स्टेशन है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। हमने क्या मान लिया, यहाँ ओ, ये हमारा ओ जो मूल बिंदु है, वहाँ पे क्या है, उसका घर है, और यहाँ रेलवे स्टेशन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर यानी रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाता है। यानी 1 घंटा हमारा समय ये है, तो 1 घंटे में ये कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, यानी यहाँ से चला और ये 1 घंटे में यहाँ रेलवे स्टेशन पे पहुँच गया। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसने बोला कि आधे घंटे आराम फरमाता है। आराम फरमाना मतलब ये हमारा आधा घंटा है, 1 से 1.5 हो गया, मतलब आधा घंटा यहाँ तक हो गया। ठीक है, नहीं आराम फरमाता है मतलब यहीं पे रहता है। ठीक है, यानी विराम में ही रहता है, रेलवे स्टेशन पे ये है। फिर बोल रहा है अगले 1.5 घंटे में वापस घर आ जाता है। अब रेलवे स्टेशन पे यहाँ था वो, 1.5 घंटे में कहाँ था, रेलवे स्टेशन पे। अब यहाँ से चलना शुरू करता है घर के लिए। ठीक है, जब घर के लिए चलना शुरू करता है तो उसको टाइम कितना लगता है, 1.5 घंटा। यानी यहाँ से 1.5 से 2 तक आधा घंटा हो गया, 2 से 2.5 तक फिर आधा घंटा, 2.5 से 3, यानी 1.5 से 3 तक कितना होगा, 1.5 घंटा। अर्थात वो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और ये यहाँ वापस घर आ जाता है। तो ये हमारा विस्थापन और समय ग्राफ बन गया। क्लियर हुआ। यानी बच्चा सबसे पहले क्या किया, 1 घंटे में कहाँ पहुँच गया, रेलवे स्टेशन पहुँच गया। आधे घंटे उसने यहाँ पे आराम फरमाया। आराम फरमाने के बाद 1.5 घंटे में कहाँ पहुँच गया, घर पहुँच गया। तो ये हमारा हो गया विस्थापन और समय ग्राफ। तो क्वेश्चन 3 का क्लियर हुआ। औसत चाल निकाल ली हमने, समय विस्थापन और समय ग्राफ बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। देखो चित्र बना देता हूँ आपको। एक वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है और ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, ठीक है, ऊपर की ओर। कितने वेग से? 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी उसका प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है? 20 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु द्वारा 3 सेकंड में तय की गई दूरी एवं इसी अंतराल में उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। यानी वस्तु द्वारा 3 सेकंड में तय की गई दूरी, यानी हमें t बराबर कितना दे रखा है? 3 सेकंड, तथा इसी अंतराल में, यानी इसी 3 सेकंड के अंतराल में हमें क्या ज्ञात करना है? इसका विस्थापन भी ज्ञात करना है, ठीक है। यानी 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा ये? अगर कोई पिंड है या कोई वस्तु है, अगर प्रारंभिक वेग यानी 20 मीटर प्रति सेकंड से मैंने क्या किया? इसको ऊपर फेंक दिया, ठीक है, तो 3 सेकंड बाद वो कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। और इसी अंतराल में, यानी 3 सेकंड वाले अंतराल में उसका विस्थापन क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखो, जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है और गुरुत्वीय त्वरण ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, अर्थात क्या हो रहा है? मंदन हो रहा है, तो वस्तु यहाँ से ऊपर जाएगी, धीमे 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 क्या होगी? एक ऐसी अवस्था आएगी कि उसका जो अंतिम वेग हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब अंतिम वेग 0 हो जाएगा फिर यहाँ से क्या करना शुरू करेगी? वो फ्री फॉल होना शुरू करेगी। हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक गई और इसका अंतिम वेग बराबर कितना हो गया? 0, और फिर यहाँ से आना नीचे को स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि प्रारंभिक वेग दे रखा है हमें u। इस स्थिति में हम मान लेते हैं इसने h1 दूरी तय की। कितनी? h1, ठीक है। तो यहाँ पे v बराबर कितना हो गया? 0। तो हम सूत्र लगा सकते हैं इसमें, v बराबर u प्लस at। जब गुरुत्व के अधीन गति हो रही तो एक ही जगह क्या आ जाएगा? g आ जाएगा, ठीक। अब देखो v बराबर कितना हो गया हमारा? 0 बराबर u कितना है? 20 प्लस, अब मैंने एक बात और बताई थी आपको कि अगर नीचे से ऊपर गति हो रही है तो जो g है वो हम कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 10। g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन हम अपनी सुविधा के हिसाब से कितना मान लेते हैं? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। इनटू समय हमें दे नहीं रखा है, यानी हमें निकालना है कि यहाँ से अगर वस्तु फेंकी जाती है तो अंतिम वेग उसका 0 होने में लगभग कितना समय लगता है। तो हमने मान लिया t1 समय लगता है। कितना? t1। तो देखो ये आ गया 20 माइनस 10 t1, इधर ले आओ तो 10 t1 इक्वल टू 20, 2, यानी t1 बराबर 2 सेकेंड। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंकी जाती है तो 2 सेकंड बाद क्या हो जाता है? वो यहाँ उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है और फिर यहाँ से फ्री फॉल होना शुरू हो जाती है। फ्री फॉल होने का मतलब क्या? देखो उसने पूछा है आपसे 3 सेकंड, ठीक है। अब हमारा समय कितना निकला है? 2 सेकंड। अब हम निकालें कि 2 सेकंड में उसने दूरी कितनी तय की। तो हम यहाँ लिखेंगे h1 बराबर, अब देखो उसने 2 सेकंड में कितनी दूरी तय की? h1। तो h बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। और g कैसा लेते हैं हम? नेगेटिव लेते हैं। तो h1, या फिर आप यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh वाला भी, ठीक है। तो v क्या हो गया? 0, u कितना है? 20 प्लस 2 इंटू g कितना है आपका? -10 इंटू h1, ठीक है। h क्या है? h1। तो देखो ये हो जाएगा 400 माइनस 20 h1, और h1 बराबर हो जाएगा 400, ठीक है, या 20 h1 कर लो आप। 20 h1 तो 20 को नीचे लेके आओगे तो हो जाएगा 20 दूनी 40। तो h1 बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी दूरी तय कर ली? 20 मीटर दूरी तय कर ली, ठीक है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट, अब देखो 2 सेकंड तक तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। हमें उससे पूछा है कि समय कितना दे रखा है? 3 सेकंड। अब जो वस्तु है यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड तक गिरेगी, तो हमें समय मिल गया कि 1 सेकंड है, ठीक है।
तो हम निकालेंगे यहाँ से 1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी कैसे निकालोगे? तो हम निकाल लेते हैं 1 सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है। निकालेंगे 1 सेकंड में तय की गई दूरी। हम मान लेते हैं कि ये इसने कितनी दूरी तय की यहाँ पे 1 सेकंड में, h2। तो हम निकालेंगे h2 यानी h बराबर ut प्लस हाफ gt वाले स्क्वायर से, ठीक है। तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकालो। तो h2 बराबर, अब इतनी गति के लिए ये प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ से फ्री फॉल होना शुरू करेगी। देखो सबसे पहले क्या होगा, देखो वस्तु यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से मैंने फेंकी, फिर धीमे धीमे शून्य हो गई। शून्य होने के बाद फिर यहाँ से ऐसे फ्री फॉल होना शुरू हुई, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब प्रारंभिक वेग उसका कितना हो गया? अब 0 प्लस हाफ इंटू जी कितना है? अब ऊपर से नीचे की गति हो रही है, तो हम कैसा लेंगे? जी को पॉजिटिव 10 इंटू टी स्क्वायर। टी का मान कितना है? 1, 2 पंजे 10, यानी h2 बराबर हमारा कितना आ गया? 5 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 3 सेकंड में कुल कितनी दूरी तय की, यानी 20 मीटर तो ये तय की, 5 मीटर ये, तो कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी हो गई बराबर h1 प्लस h2, अर्थात कितना? 20 प्लस 5 बराबर 25, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि विस्थापन कितना हुआ, यानी इस सेकंड पर विस्थापन। तो अब इस सेकंड पर विस्थापन की परिभाषा क्या थी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। अब प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ये हो गई, ये, ठीक है। टोटल कितनी है? 20, इतनी कितनी है? 5, तो विस्थापन कितना हो गया? 20 माइनस 5 यानी 15 मीटर, ठीक है। तो विस्थापन अगर आप निकालोगे तो विस्थापन बराबर कितना हो जाएगा? h1 माइनस h2, h1 माइनस h2 बराबर 20 माइनस 5 यानी 15 मीटर, ठीक है। विस्थापन समझ में आया, कुल दूरी समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक मीनार जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, ठीक है। एक मीनार दे रखा है, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं हम h1 है, या कैपिटल H मान लेते हैं, कैपिटल H है, कितनी दे रखी है आपको? 40 मीटर। एक पत्थर ऊर्ध्वाधर की ओर 10, यानी इस मीनार से एक पत्थर फेंका जाता है जिसका प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दे रखा है आपको? 10 मीटर प्रति सेकंड। गणना कीजिए कि वह भूतल पर कितने समय पश्चात पहुंचेगा, यानी टाइम पूछा है, ठीक है। अब देखो हम इसका चित्र बनाते हैं। हमें एक मीनार दे रखी है, ठीक है, ये हमें मीनार दे रखी है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको? 40 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से कोई वस्तु फेंकी जा रही है, कितने प्रारंभिक वेग से? 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, ठीक है। फिर कह रहा है कि कितने समय पश्चात यहाँ ज़मीन पर पहुँचेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि सबसे पहले थोड़ी देर ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से सीधा सीधा ये कहाँ आ जाएगी? ज़मीन पे आ जाएगी। यानी आपसे पूछ रहा है कि कितना समय, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितने समय पश्चात ये ज़मीन पर पहुँचेगी, ठीक है। तो अब हम इसको तोड़ तोड़ के वही करेंगे। सबसे पहले क्या? प्रारंभिक वेग दे रखा है, अब मान लेते हैं यहाँ पे इसका अंतिम वेग v बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये कितने समय में पहुँची वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक की गति के लिए देखिए v बराबर u माइनस जी टी लगाएंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर तक गति हो रही है। तो अंतिम वेग 0, u कितना दे रखा है? 10 माइनस जी हम मान लेते हैं 10 इंटू टी, तो 10 बराबर 10t, यानी t बराबर कितना हो गया? 1 सेकेंड, ठीक है।
यानी यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड का समय हमें पता चल गया। अब 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की उसने, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो h बराबर u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन नीचे से ऊपर एक गति है तो हम g को क्या ले लेंगे, माइनस का, तो ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो h बराबर हम इसको मान लेते हैं, ये स्मॉल h है और ये हमें दे रखी है 40 मीटर। ठीक है, तो u कितना है हमारा 10 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी का मान 1, 1 का स्क्वायर, 2 पंजे 10, तो 10 माइनस 5 यानी 5 मीटर। यानी यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो कितनी तय कर ली इसने, 5 मीटर। ठीक है, समय कितना लग गया यहाँ से यहाँ तक, 1 सेकंड। अब उसे यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, एक तो 40 मीनार की ऊंचाई के बराबर प्लस 5 ये, तो टोटल दूरी कितनी हो गई अब 45। ठीक है, अब हम यहाँ से और यहाँ तक की गति के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक की गति देखो, यहाँ से और यहाँ तक की गति के लिए कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी हो गई स्मॉल h प्लस कैपिटल H बराबर कितनी, 5 प्लस 40 यानी 45 मीटर। ठीक है, प्रारंभिक वेग u बराबर इसका कितना हो गया, अब 0, यहाँ से यहाँ तक प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस वाला क्यों लगाएंगे, क्योंकि गति ऊपर से नीचे की ओर हो रही है। ठीक है, तो h कितनी हो गई हमारी 45 बराबर u कितना है 0 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू टी, हमें समय निकालना है तो टी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये 10 लगेगा। ठीक है, 2 पंजे 10 और 5 नेम 45, तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, यानी टी बराबर कितना आ गया 3 सेकंड। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग गया, अब यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकंड। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग गया था, 1 सेकंड। तो टोटल समय कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया 1 प्लस 3 = 4 सेकंड। क्लियर हुआ, यानी वस्तु अगर किसी 40 मीटर की ऊंचाई की मीनार से अगर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वो 4 सेकंड पश्चात जमीन पर पहुंचेगी। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, आपको चित्र दिखाए गए हैं। तो बोल रहा है कि संलग्न चित्र में एक गतिशील वस्तु का समय विस्थापन यानी समय और विस्थापन ग्राफ प्रदर्शित है। इसकी सहायता से इसका वेग समय ग्राफ यानी हमें वेग और समय ग्राफ बनाना है। किसकी सहायता से, विस्थापन और समय ग्राफ की सहायता से। फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसने, जिसमें ये पूछ रहा है कि पहले वस्तु का तेज या वस्तु तेज किस अंतराल में चल रही है, यानी जो वस्तु का वेग है वो सबसे ज़्यादा या सबसे तेज किस अंतराल में है। ठीक है, सेकंड पूछ रहा है कि वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की है, यानी यहाँ से या 5 सेकंड में टोटल वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। वस्तु का संपूर्ण विस्थापन क्या है, यानी वस्तु के संपूर्ण विस्थापन के बारे में पूछ रहा है। तो हमें तीन चीज़ें ज्ञात करनी है। एक तो वस्तु सबसे ज़्यादा तेज किस अंतराल में चल रही थी, दूसरा वस्तु ने टोटल कितनी दूरी तय की, तीसरा वस्तु का संपूर्ण विस्थापन कितना है। ठीक है, और हमें विस्थापन और समय ग्राफ की सहायता से क्या बनाना है, वेग और समय ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम वस्तु सबसे तेज किस अंतराल में चल रही है। अब इस चित्र में ध्यान दो, O मूल बिंदु है, वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। तो 1 सेकंड पे जो वस्तु का विस्थापन होता है वो कितना है, 20 मीटर। अब देखो x एक्सिस पे हमने लिया है समय, किस में है, सेकंड में। पाई एक्सिस पे क्या लिया है हमने, विस्थापन, किस में है, मीटर में। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड बाद वस्तु का विस्थापन कितना था, 20 मीटर। अगली जो दूसरी सेकंड थी, दूसरी सेकंड में क्या थी, वस्तु एज इट एज यानी जहाँ 20 मीटर पे थी वहीं है अभी, अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु अभी विरामावस्था में है। ठीक है, 2 से 3 सेकंड पे भी देखा कि वस्तु कैसी है, विरामावस्था में है।
फिर अगली 3 से 4 और 4 से 5, यानी अगली 2 सेकंड में हम देखते हैं कि वस्तु B से क्या होता है, मंदित होना शुरू हो जाती है। ठीक है, या हम बोलते हैं कि लौटना शुरू हो जाती है और वापस उसी बिंदु पर आ जाती है। ठीक है, यानी वापस कहाँ आ जाती है, उसी बिंदु पर आ जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक बंदा था और यहाँ से पहले स्कूल गया। ठीक है, उसका स्कूल कितना था, 20 मीटर दूरी पे था। तो वो 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, 20 मीटर, अर्थात स्कूल पहुँच गया। स्कूल में क्या किया उसने, 2 सेकंड 3 सेकंड तक क्या की, पढ़ाई की। उसके बाद फिर वापस फिर घर आ गया। तो घर आने में उसे कितना समय लगा, 2 सेकंड। स्कूल जाने में कितना समय लगा, 1 सेकंड। उसने आराम कितना किया, 1 से लेके 3 तक, यानी 1 और 1 2, यानी 2 सेकंड तक। ठीक है, इस तरीके से समझो। तो देखो उतनी ही दूरी तय करने में, यानी स्कूल से वापस घर तक की दूरी तय करने में से कितना समय लगा है, 2 सेकंड का। बट जब ये घर से स्कूल गया था, लेट हो रहा था, जल्दी में गया, तो वो 1 सेकंड में स्कूल तक पहुंच गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस अंतराल में इसकी सबसे तेज़ गति होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 से 1 सेकंड में वस्तु सबसे तेज़ चल रही है, यानी जो व्यक्ति है वो 0 से 1 सेकंड में सबसे तेज़ चल रहा है। ठीक है, अब वेग बराबर हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम 1 के लिए निकालेंगे। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। ठीक है, अब इस अंतराल के लिए देखो 0 से 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो वेग मान लेते हैं हम, वेग बराबर विस्थापन कितना है इसका, 20 बटे समय कितना है, 0 से 1 मतलब 1 सेकंड, तो कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ 1 से 3 तक वस्तु विरामावस्था में है। फिर यहाँ से B से C तक पहुँचने में उसे कितना सेकंड का समय लगता है, 2 सेकंड का। अब आप B से C की अगर वेग निकालोगे, यानी B से C तक वस्तु का वेग, अगर B से C तक वस्तु का वेग निकालोगे तो आप वेग बराबर विस्थापन कितना है 20, समय कितना है देखो 3 से 4 1 सेकंड, 4 से 5 2 सेकंड, तो कितना हुआ 10 मीटर पर सेकंड। अर्थात हमसे पहले पूछा गया है कि वस्तु तेज किस अंतराल में चल रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु 0 से 1 सेकंड के अंतराल में सबसे तेज चल रही है। ठीक है, एक क्लियर हुआ। अब इसी के साथ साथ हम समय और वेग ग्राफ भी बनाएंगे। अब देखो मैंने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे समय ले लिया है सेकंड में, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 और 5। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे गति कहाँ तक हो रही है, 5 सेकंड तक, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 5 सेकंड तक बनाया है। आप सुविधा के लिए कह सकते हो 6 भी बना सकते हो, 7 भी बना सकते हो। ठीक है, बाई एक्सिस पे क्या ले लिया मैंने, वेग ले लिया है। अब मैंने 0 से 1 सेकंड के लिए कितना वेग निकाला, 20 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि जो वस्तु है हमारी वो 0 से 1 के अंतराल में ये हो गया उसका, ये क्या हो गया, इसका वेग हो गया। यानी 0 से 1 के अंतराल में कितना हो गया वस्तु का वेग, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला A से B तक वस्तु कितना, यानी 1 से लेके 3 तक, यानी 1 से 2 2 से 3 तक वस्तु कैसी है, विरामावस्था में है। अर्थात विरामावस्था में मतलब यहाँ पे है, ये यहाँ। ठीक है, तो हम इस लाइन को ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, यानी 0 से 1 से मूल बिंदु मान लेते हैं, तो 0 से 1 सेकंड के बीच हमारी वस्तु का वेग कितना था, 20 मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या हुआ, 1 से 2 और 2 से 3 सेकंड में कैसी थी वस्तु, विरामावस्था में थी, क्योंकि उसका विस्थापन चेंज हो ही नहीं रहा था। अरे किसी वस्तु का अगर विस्थापन चेंज नहीं हो रहा था तो उसका मतलब यह है कि वस्तु विरामावस्था में है। वही मैंने आपको यहाँ प्रदर्शित किया है कि वस्तु का वेग यहाँ कितना है, 0 है, विरामावस्था में है। ठीक है, 0 है। अगला अंतराल मैंने B से C तक निकाला आपको, B से C तक वस्तु का वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन वस्तु का वेग कैसा है, ऋणात्मक वेग है। ठीक है, कैसा वेग है, ऋणात्मक वेग है। तो हम कितना है, 3 से 4 और 4 से 5, यानी 3 से 4 और 4 से 5 वाले अंतराल में हम क्या करेंगे, वस्तु का वेग हमने ये ले लिया। ठीक, अब ऋणात्मक कहाँ से पता चला, तो ऋणात्मक देखो, ऋणात्मक यहाँ से पता चला
कि मैंने आपको बताया था कि अगर विस्थापन समय ग्राफ दे रखा है, ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ की अगर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप क्या हो जाएगी हमारी इसकी ds/dt, ठीक है, और वो किसके बराबर होती है, वेग के बराबर होती है। क्लियर हुआ? तो हम अगर इसकी स्लोप निकाल लें तो वो क्या निकल आएगा, वेग निकल आएगा। अब देखो आप इसकी स्लोप निकालोगे तो ये पॉजिटिव स्लोप आएगी, ठीक है, किसी भी बिंदु पर अगर स्लोप निकालोगे तो इसकी तो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब अगर आप इस B से और C तक की गति के लिए अगर इसकी स्लोप निकालोगे, ठीक है, देखो ये आप स्लोप निकालोगे, ये देखो, ठीक है, तो हमारी इसकी स्लोप कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अब देखो हमारा ये वेग और समय ग्राफ भी बन गया, यानी 0 से 1 सेकंड के अंतराल में वस्तु का वेग कितना था, 20 मीटर पर सेकंड, जो कि मैंने आपको निकाल के दिखाया। 1 से 3 के समय अंतराल में यानी A से B तक वस्तु कैसी थी, विरामावस्था में, ठीक। B से C वाले में नेगेटिव वेलोसिटी से गतिमान थी, वो मैंने आपको निकाल के दिखाया कितना, 10 मीटर पर सेकंड। तो हमने 3 से और 5 के समय अंतराल में -10 मीटर पर सेकंड, तो हमारा ये क्या बन गया, वेग और समय ग्राफ, ठीक है। ये तो हमारा वेग समय ग्राफ बन गया। हमें ये भी पता चल गया कि वस्तु किस समय अंतराल में सबसे तेज चल रही है, 0 से 1। वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है। लास्ट वाला, वस्तु का संपूर्ण विस्थापन कितना है। अब विस्थापन मैंने आपको बताया कि बच्चा था, ठीक है, 1 सेकंड में स्कूल पहुंचा, स्कूल में पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद फिर वापस घर आ गया, यानी घर से स्कूल गया, पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद स्कूल से फिर घर आ गया वापस, तो विस्थापन कितना हुआ, 0। हर कोई बता देगा, क्योंकि विस्थापन जब मैंने पढ़ाया था आपको तो विस्थापन की परिभाषा बताई थी मैंने कि विस्थापन यानी किसी वस्तु का विस्थापन क्या होता है, उसके प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, उस वस्तु का विस्थापन कहलाती है, ठीक है। तो हमारे पास देखो इसका जवाब आ गया, ठीक है, वस्तु का विस्थापन कितना हो गया। अब वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की। अब कुल कितनी दूरी तय करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, कुल कितनी दूरी तय करने के लिए क्या कर सकते हो आप, जो हमारा विस्थापन और समय ग्राफ है, अगर आप इसका एरिया निकाल लो, क्या निकाल लो आप, इसका एरिया निकाल लो, तो इसका संपूर्ण विस्थापन आ जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका, सॉरी संपूर्ण दूरी, देखो दूरी 0 से 1 सेकंड में कितना विस्थापन था, 20 मीटर, यानी 20 मीटर दूरी चली, फिर यहाँ विराम में था, उसके बाद फिर वहाँ से वापस घर आ गया, यानी 20 मीटर इधर चला, 20 मीटर इधर चला, कितना हो गया, 40 मीटर। तो कुल दूरी कितनी होगी, 40 मीटर। प्रैक्टिकली सोचो, यानी मैं घर से 20 मीटर दूर मेरा घर स्कूल है, यानी घर से स्कूल गया, 20 मीटर चला, स्कूल में पढ़ाई करने के बाद फिर वापस घर आ गया, यानी 20 और 20 40, तो हमारी कुल दूरी कितनी हो गई, 40 मीटर। यानी वस्तु ने कुल दूरी कितनी तय की, 40 नेक्स्ट क्वेश्चन मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। देखो एक चित्र बना हुआ है, और चित्र में क्या कह रहा है कि एक साइकिल सवार है और दूरी और समय ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब समय ग्राफ और दूरी में देखो, दूरी किस में दे रखी है, किलोमीटर में, और समय किस में दे रखा है, घंटे में। पूछ रहा है ग्राफ से गणना कीजिए। नंबर 1, आपसे नंबर 1 क्या पूछ रहा है, साइकिल सवार का महत्तम वेग, साइकिल सवार का महत्तम वेग, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है साइकिल सवार की वो कितनी है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल, दूसरा औसत चाल, यानी जो संपूर्ण यात्रा की साइकिल सवार ने यहाँ से यहाँ तक, उसमें उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही, यानी औसत चाल कितनी रही, ठीक है। हमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसने, यानी एक साइकिल सवार है और इस तरीके से गति कर रहा है, यानी हमें क्या दे रखा है, समय और दूरी ग्राफ दे रखा है, जिसमें समय हमें दे रखा है घंटे में, दूरी दे रखी है किलोमीटर में, ठीक है। अब उसने और कोई जानकारी नहीं दी है, अब हमें ग्राफ से जानकारी जुटानी है, ठीक है। अब आप ध्यान दो, 0 से 1 घंटा यहाँ, 0 से 2 घंटा यहाँ, 2 से 3 घंटे पे वो रेस्ट पोजीशन में था, ठीक है। वो क्या कर रहा था, आराम कर रहा था, क्योंकि उसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था।
3 से 4 यहाँ, 4 से 5 यहाँ। अर्थात हमें यह पता चल गया कि 0 से 5 घंटे में व्यक्ति साइकिल चलाकर कहाँ पहुँच गया, इस बिंदु तक पहुँच गया। ठीक है, अर्थात हमें ये पता चल गया कि इस बिंदु पर मतलब कितनी दूरी तय की उसने, 35 किलोमीटर। ठीक है, उसने कितनी दूरी तय की, 35 किलोमीटर। कितने समय में, 5 घंटे में। अब हमें ये देखना है कि साइकिल सवार का महत्तम वेग। अब महत्तम वेग देखो, पिछला क्वेश्चन भी वही था कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी किस समय अंतराल में थी। अब उसने थोड़ा सा भाषा को चेंज कर दिया है, बट पूछी वही चीज़ है। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज परिवर्तित कर दी है। उसने पूछा है कि साइकिल सवार का महत्तम वेग क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि किस अंतराल में सबसे अधिक वेग होगा। ठीक है, बात वही है। तो आप यहाँ से देखिए, हमारे पास सिर्फ 2 ही अंतराल हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक, ये तो रेस्ट पोजीशन में, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो इसका जो वेग है या जो इसकी चाल है वो कितनी है, 0। और एक अंतराल ये है। अब हम दोनों अंतराल में निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे 0 से 1, यानी साइकिल सवार का 0 से 2 घंटे में चाल या वेग। ठीक है, हमें ये पता नहीं है कि किस अंतराल में उसकी चाल ज़्यादा होगी। ठीक है, हम अभी दोनों अंतराल में निकाल देंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि किस अंतराल में महत्तम वेग है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसका महत्तम वेग क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, तो 0 से 2 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की है, 20 किलोमीटर। तो हम निकालते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, यहाँ वेग भी लिख सकते हो, चाल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दूरी कितनी है हमारी, 20 किलोमीटर। समय कितना है, 2 घंटे, तो 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी इस अंतराल से इस अंतराल तक साइकिल सवार की जो चाल थी कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस अंतराल से इस अंतराल तक देखो, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात कह सकते हैं कि 2 से 3 घंटे के बीच उसने साइकिल सवार ने क्या किया, आराम किया। अब 3 से 5 घंटे के अंदर देखो, फिर हम लिखेंगे साइकिल सवार का कहाँ से, 3 से 5 घंटे में चाल या वेग। ठीक है, तो हम निकालेंगे चाल बराबर दूरी बट्टे समय, वही फॉर्मूला। अब दूरी कितनी तय की उसने, यहाँ से यहाँ तक, 20 से कितनी, 35 तक, यानी कितनी, 35 - 20, यानी 20 से। अरे भाई इतनी दूरी तो चल चुका है वो, अब यहाँ से ही तो चलना प्रारंभ कर रहा है, इतनी, यानी 35 - 20 अपॉन समय कितना, 3 से 5 मतलब 2 घंटे। तो कितना हुआ, 15/2, यानी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कह सकते हो कि साइकिल सवार का महत्तम वेग कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ। दूसरा, औसत चाल क्या है। तो औसत चाल के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, किसी वस्तु की या किसी गतिशील पिंड या कोई वस्तु की हम अगर औसत चाल निकालें तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। ठीक है, यानी कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 35 बटे कुल समय कितना है, 5 7 35, यानी 7 किलोमीटर प्रति हाथ। यानी व्यक्ति की या जो साइकिल सवार है उसकी औसत चाल कितनी रही होगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 में हमें बोला है उसने कि एक्स अक्ष के अनुदेश गतिशील कण का समय वेग ग्राफ दे रखा है। ठीक है, यानी समय और वेग ग्राफ दे रखा है। कह रहा है कि चित्र से ज्ञात कीजिए कि त्वरण, यानी एक तो हमें इसका त्वरण ज्ञात करना है, दूसरा 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी, यानी 0 से 4 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो त्वरण ज्ञात करने के लिए किसी, जैसे कि अगर हमारे पास वेग समय ग्राफ दे रखा है, ठीक है, वेग समय ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो हम a बराबर लिखते हैं dv/dt। ठीक है, और a बराबर dv/dt क्या है, dv ये हो गया है, dt हो गया,
क्या होगी इसकी स्लोप। ठीक है, अगर हम वेग समय ग्राफ की स्लोप निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, जब वस्तु 0 सेकंड यानी 0 सेकंड थी तो वस्तु का वेग कितना था, 2 मीटर प्रति सेकंड। जब 4 सेकंड पर थी यानी टाइम कितना हुआ 4 सेकंड, तब वस्तु का वेग कितना था, 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, त्वरण A बराबर dv क्या है हमारा, वेग परिवर्तन, क्या है, वेग परिवर्तन, बट्टे ये क्या हो गया, समय या समयांतराल। ठीक है, समय या समयांतराल। अब वेग परिवर्तन देखो, इसे आप v1 मान लो और इसे v2 मान लो, यानी शुरू में 0 सेकंड पे हमारा वेग कितना था v1, अंतिम वेग कितना है v2। तो वेग परिवर्तन हम कितना लिखते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन समय। ठीक है, हम समय को मान लेते हैं t। तो v2 हमारा कितना है 8 माइनस कितना है 2 बट्टे समय कितना है हमारा 4, कितना हुआ 6 बट्टे 4, 4 एकन 4 बचे 2, 4 पंजे 20, कितना आ गया हमारा 1.5। अब त्वरण है तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान देना कि न्यूमेरिकल्स करते समय हमेशा उसका मात्रक जरूर लिखना है। ठीक है, अगर आपने मान लो कोई क्वांटिटी लिख दी 1.5 आंसर आ गया भाई, अब सामने वाले को पता है कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, यानी 1.5 क्या है। अगर आप यहाँ न्यूटन लिख दोगे तो वो बल बन गया, आप मीटर प्रति सेकंड लिख दोगे तो वेग बन गया, आपने अगर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दिया तो ये त्वरण बन गया। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको हमेशा जो आपका आंसर आए उसके बाद उसका मात्रक जरूर लिखना है। क्लियर हुआ? तो हमारा ये हमें पता चल गया कि त्वरण कितना है हमारा 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा उसने पूछा है कि 0 से 4 सेकंड के तक चली गई दूरी। अब हमें यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी दूरी तय की वो ज्ञात करना है। तो मैंने आपको जब इस वीडियो से पहले जो वीडियो में आपको एक चीज़ मैंने पढ़ाई थी कि अगर वेग और समय ग्राफ दे रखा है, वेग समय ग्राफ दे रखा है आपको और उसका हम एरिया निकाल लें तो बराबर किसके होगा, कुल दूरी के। ठीक है, अब देखो इसका एरिया, एक तो हमारे पास ये त्रिभुज, देखो इसने कितना एरिया कवर किया, इतना ये। ठीक है, अगर हम इसका ये एरिया निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा इसने कुल कितनी दूरी तय की। तो अब ध्यान दो, इसमें देखो आप ये ध्यान दो, तो एक तो आपका ये त्रिभुज बन गया और एक ये आपका आयत बन गया। दोनों का एरिया अगर आप ऐड कर दोगे तो कुल दूरी निकल आएगी। तो देखो त्रिभुज का एरिया, अब हमें क्या निकालना है, इसकी दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर इस एरिया, तो ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 इंटू ऊंचाई यहाँ से 2 से 8, यानी ये कितना हुआ 2 4 6। ठीक है, प्लस इतने एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल दूरी निकल आएगी। लंबाई मान लो इसको, तो लंबाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 2। तो देखो 2 से 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 प्लस 4 दूनी 8, 12 8 20, दूरी मीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसने 0 से 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 20 मीटर। देखो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि अगर वेग और समय ग्राफ दे रखा है, अगर हम उसकी स्लोप निकाल लें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, त्वरण के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और अगर वेग और समय ग्राफ दे रखा है उसका हम अगर एरिया निकाल लें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कुल दूरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 9। तो 9 में क्या कह रहा है कि वेग और समय ग्राफ प्रदर्शित है, जिससे हमें क्या ज्ञात करना है, 0 से, ये हमारा 0 है। ठीक है, 0 से 10 सेकंड तक औसत त्वरण, यानी 0 से 10 सेकंड तक हमें एवरेज त्वरण ज्ञात करना है, एवरेज एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। 40 सेकंड यानी 0 से लेकर टोटल 40 सेकंड तक इसने कितनी दूरी तय की तथा इसका विस्थापन क्या है। ठीक है, यानी हमें इसकी
0 से 40 सेकंड तक कितनी दूरी तय की और कितना विस्थापन है। ठीक है, तो पहला 0 से 10 सेकंड तक। अब 0 से 10 सेकंड तक, ठीक है। अब त्वरण आप निकालोगे तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, अब वेग परिवर्तन बताओ कितना है? यहाँ वेग कितना है? 0। ठीक है, कितना? तो v2 कितना हो गया? प्लस का 2। ठीक है, कितना? प्लस का 2 माइनस v1 कितना है? 0 बटे समय कितना है? 10 सेकंड, तो हो गया 2/10 अर्थात 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण है तो हम क्या बोलेंगे इसे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा है 40 सेकंड में चली गई दूरी। अब मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया था मैंने कि अगर वेग और समय ग्राफ आपको दे रखा है तो आप उसका क्या निकाल लो? एरिया निकाल लो। तो एरिया वो किसके बराबर हो जाएगा? कुल दूरी के। तो ये एक त्रिभुज है। ठीक है, अगर हम इसका एरिया निकालें तो बराबर किसके हो जाएगा? दूरी के। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2, आधार 20, ऊंचाई 2 प्लस सेम त्रिभुज है 1/2, आधार 20 से 40 मतलब 20 से 40 10 20 इंटू ऊंचाई 2। ठीक है, दूरी है तो मैंने आपको बताया था दूरी अदिश राशि है, उसका माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो 2 से 2 काट दो तो कितना आ गया? 20 और 20 40 मीटर। ये तो आपकी क्या निकल के आ गई? दूरी निकल के आ गई। ठीक है, अब ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा विस्थापन क्या है, यानी वस्तु ने जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वहीं पे वापस पहुँच गई। कितने समय बाद? 40 सेकंड बाद। समय मायने नहीं रखता, स्थिति मायने रखती है। किस में? विस्थापन में। यानी विस्थापन में उसकी वस्तु की स्थिति मायने रखती है कि प्रारंभ में वस्तु कहाँ थी, गति प्रारंभ करने के बाद अंतिम स्थिति उसकी कहाँ थी। तो 0 सेकंड पे वस्तु कहाँ थी? विरामावस्था में। 40 सेकंड के बाद वस्तु भी कहाँ है? विरामावस्था में। कहाँ पे? सेम जगह पे। ठीक है, जहाँ पहले थी वहीं पे है। यानी मैं यहाँ से इधर गया 20 मीटर, फिर इधर से यहाँ आ गया, मतलब मैं अपने प्रारंभिक बिंदु पे ही आ गया। ठीक है, यहाँ से चला और प्रारंभिक बिंदु पे आ गया, अर्थात जो हमारा विस्थापन होगा वो कैसा हो जाएगा? शून्य। तो विस्थापन कैसा हो गया हमारा? शून्य। ठीक है, और मैंने विस्थापन और दूरी पढ़ाते समय एक चीज़ बताई थी कि विस्थापन कैसा हो सकता है? शून्य हो सकता है, बट दूरी हमेशा कैसी रहेगी? धनात्मक रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक वस्तु विराम से एक सरल रेखा के अनुदेश 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। यानी ए हमें दे रखा है कितना? 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, इस वस्तु का समय वेग ग्राफ, यानी समय और वेग ग्राफ हमसे बनवाया है। ठीक है, तथा निम्न की गणना करो। तो हमसे क्या क्या पूछा है? नंबर एक हमसे पूछा है वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग, वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग। नंबर 2 क्या पूछा है हमसे? प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, पूछा है इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें क्या है? सिर्फ एक चीज़ दे रखी है कि वस्तु क्या है? विराम से। विराम से का क्या मतलब है कि हमारा जो पहला बिंदु है वो कहाँ पे है? वस्तु का विराम में। ठीक है, विराम से 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। ठीक है, अब देखो हमें कहाँ तक? उसने 5 सेकंड का जिक्र किया है। ठीक है, 5 सेकंड, अर्थात हमें 5 सेकंड में क्या करना है? समय और वेग ग्राफ बनाना है। तो मैंने क्या किया है कि समय को सेकंड में लिया, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 सेकंड,
बाई एक्सिस में मैंने वेग ले लिया है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। अब मुझे एक पॉइंट मिल गया, हम क्या करेंगे, पॉइंट चिन्हित करेंगे, पॉइंटों को फिर मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। सबसे पहले क्या था, वस्तु विरामावस्था में, यानी इसकी जो थ्योरी में है, जो क्वेश्चन में लिख रखा है कि वस्तु विरामावस्था में, यानी पहला पॉइंट मिल गया। अब हम पहली सेकंड में वस्तु की स्थिति ज्ञात करेंगे, तो वस्तु की स्थिति पहली सेकंड में ज्ञात करने के लिए हम क्या है, त्वरण का फॉर्मूला लगाते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। अब देखो त्वरण कितना है हमारा 8, वेग परिवर्तन हमें ज्ञात करना है, समय कितना है हमारा 1 सेकंड, ठीक है। तो हमारा वेग कितना हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड, कितना हुआ 8, ठीक है। 2 सेकंड बाद अगर वेग परिवर्तन निकालोगे, ठीक है, तो त्वरण हमारा 8 रहेगा, वेग परिवर्तन बट्टे 2 सेकंड कितना हो जाएगा 16। 3 सेकंड बाद वेग परिवर्तन निकालोगे तो 3 रखोगे समय की जगह तो कितना हो जाएगा 24, 4 32, 5 40, ठीक है। तो ये हमारे आ गए, क्या आ गए, वेग आ गए। अब आप कहोगे नहीं सर यहाँ पे प्रत्येक कंडीशन क्या फॉलो हो रही है, कौन सी कंडीशन, कि त्वरण हर जगह क्या है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अभी बता देते हैं आपको। तो 1 सेकंड पे वस्तु में जो वेग परिवर्तन होगा वो कितना हुआ 8, अर्थात वस्तु यहाँ होगी 1 सेकंड बाद। 2 सेकंड बाद कितना हुआ 16, तो वस्तु कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। 3 सेकंड बाद कितना हुआ 24, तो वस्तु यहाँ होगी। 4 सेकंड बाद कितना हुआ 32, तो वस्तु यहाँ होगी। 5 सेकंड बाद वेग परिवर्तन कितना हुआ 40, तो वस्तु कहाँ होगी, यहाँ। अर्थात सभी पॉइंट्स को आप मिला दो, तो सभी पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो ये हमारा क्या बन गया, वेग समय ग्राफ बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, वेग और समय ग्राफ बन गया। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर वेग और समय ग्राफ है तो हम आप कहीं किसी भी एक इंस्टेंट अंतराल में, किसी भी एक समय अंतराल में आप कहीं पे भी इसकी स्लोप निकाल लो, इसका मतलब dv/dt निकाल लो, वो किसके बराबर आएगा, त्वरण के। देखो आप कहते हो कि नहीं सर मुझे इस अंतराल में dv/dt निकालना है, इस अंतराल में, ठीक है, इस अंतराल में मुझे dv/dt निकालना है, ठीक है। तो dv/dt त्वरण के बराबर होता है। देखो इस अंतराल में अगर आप निकालोगे a बराबर dv, ठीक है, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, तो v2 कितना है 40 माइनस v1 कितना है 24 बट्टे समय अंतराल कितना है 3 से 5 मतलब 2, तो 40 में से 24 गए कितने बचे 16 बट्टे 2, 2 8, ठीक है। यानी यहाँ पे भी त्वरण कितना है हमारा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हम ये चीज़ें क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉस चेक करके क्या पता चल जाता है कि हाँ हमने चीज़ें सही बनाई हैं या नहीं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि हम त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समय होता है। हमने प्रत्येक सेकंड पे क्या किया, वेग परिवर्तन निकाल लिया, वेग परिवर्तन लगाया, हमें पहली सेकंड पे वेग परिवर्तन चला गया, पता चल गया 8, दूसरी सेकंड पे 16, तीसरी सेकंड पे 24, चौथी पे 32 एंड पाँचवीं पे 40। हमने इन पॉइंट्स को मिला दिया तो ये हमारा क्या बन गया, वेग और समय ग्राफ बन गया, ठीक है। तो हमारा एक कंडीशन सॉल्व हो गया कि हमें वेग और समय ग्राफ बना लिया। अब आप यहीं से इनके प्रत्येक क्वेश्चन के जवाब दे सकते हो, ठीक है। अब देखो इस कैसे दोगे, वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग कितना है, वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग कितना आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर कह रहा है प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक वस्तु द्वारा चली गई दूरी। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि वेग और समय ग्राफ दे रखा है तो हम उसका क्या निकाल लेते हैं, उसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो उसने इतना एरिया कवर कर रखा है, तो हम प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी अगर ज्ञात करेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, इसका एरिया, तो दूरी बराबर क्या हो गया ग्राफ का एरिया। कितना त्रिभुज है तो 1/2, आधार कितना है 5 इंटू ऊंचाई कितनी है 40, 20 पंजे 100 मीटर, ठीक है। तो हमारी प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी आ गई 100 मीटर।
अगला कह रहा है कि इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या है। ठीक है, यानी इस पूरे अंतराल में वस्तु का औसत वेग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो औसत वेग का हम जो थर्ड वाला हम निकालेंगे, औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? औसत वेग, ठीक है, या औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है हमारी? 100 मीटर बट्टे कुल समय कितना है? 5 सेकंड। तो कितना आ गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी इस पूरे अंतराल में वस्तु का औसत वेग कितना है हमारा? 20 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि चित्र में एक कार का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। यानी एक कार है, उसका समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। समय किस में है? सेकंड में। वेग किस में है? मीटर प्रति सेकंड में। फिर कह रहा है गणना कीजिए। तो क्या क्या ज्ञात करवा रहा है? नंबर 1, कार ए से बी के बीच त्वरण, यानी कार का ए से बी के बीच त्वरण, यानी ये बी पॉइंट। ठीक है। दूसरा कह रहा है अंतिम 4 सेकंड में कार द्वारा, अंतिम 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, ये आपका ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखो, वेग और समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में उसने आपसे पूछा है कि ए से बी के बीच त्वरण क्या है। ठीक है, यानी ए से बी, अर्थात ये हमारा क्या हो गया? v1 और ये क्या हो गया? v2। ठीक है, तो त्वरण, यानी हम पहला करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन का, तो हम लिखेंगे त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बट्टे समय। वेग परिवर्तन मतलब v2 माइनस v1 अपॉन समय t। v2 कितना है हमारा? 2 माइनस v1 कितना है? 5 बटे, अब देखो समय 2 3, यानी इस अंतराल में, तो समय कितना हो गया हमारा? 2 से 3 तक 1 सेकंड, तो माइनस का 3 क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारा ए से बी तक का त्वरण निकल आया कितना? माइनस का 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है उसने कि अंतिम 4 सेकंड में कि वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। तो अंतिम 4 सेकंड देखो, 1 2 3 और 4, यानी अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतने से मतलब है। कितने से? हमें सिर्फ इतने से मतलब है, अंतिम 4 सेकंड से। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वेग और समय ग्राफ है और हमें कुल दूरी ज्ञात करनी है तो उसका हम क्या निकाल लेते हैं? एरिया निकाल लेते हैं। अब देखो, अब एरिया निकालने के लिए आपके में एक क्या बन गया? आपका वर्ग बन गया, और एक क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। क्योंकि देखो 3 से 5 ये भी 2 है, और 0 से 2 ये भी 2 है। तो इस एरिया को दोनों को ऐड कर दोगे तो कुल दूरी निकल के आ जाएगी। तो हम सेकंड वाला निकालेंगे। अंतिम 4 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, बराबर क्या लिखोगे? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। 3 से 5 है मतलब 2 गुणा 0 से 2 मतलब 2, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। आधार कितना है? 5 से 7 मतलब 2, इंटू ऊंचाई कितनी है? 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना आ गया? 6 मीटर। अर्थात हमें यहाँ से क्या क्या पता चल गया? एक तो हमें त्वरण पता चल गया ए से लेके बी तक का, यानी ए से और बी के बीच का। दूसरा, हमें अंतिम 4 सेकंड में 1 2 3 4, अंतिम 4 सेकंड में क्या पता चल गया कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है? एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए 25 सेकंड में 180 किलोमीटर घंटा की चाल अर्जित कर लेती है। यानी समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है? 25 सेकंड। किससे? विराम से। ठीक है, यानी विराम का मतलब है ये कि प्रारंभिक वेग कितना है उसका? 0। ठीक है, बोल रहा है कि 180 किलोमीटर घंटा की चाल अर्जित कर लेती है। यानी अब उसका अंतिम वेग कितना? v मान लेते हैं अंतिम वेग, प्रारंभिक मान लेते हैं हम u। ठीक है, अंतिम वेग कितना? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो तो हम क्या कर सकते हैं? 180 में हम 5/18 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, सीधा सीधा 5/18 का, तो 18 × 18 तो हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। मालूम है क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? समान मात्रक चाहिए। देखो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा था, बट हमें समय किस में दे रखा था? सेकंड में। तो हमने क्या किया? इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। अब हमारे जो मात्रक हैं वो समान हो गए, ये भी सेकंड हो गया और ये भी मीटर प्रति सेकंड हो गया। फिर कह रहे हैं कार द्वारा इस समय अंतराल में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? कार द्वारा इस समय अंतराल में चली गई दूरी। ठीक है, अब देखो हम इसमें दो फॉर्मूले लगाएंगे। एक तो हम फॉर्मूला जानते हैं v बराबर u प्लस AT। ठीक है, तो v हमें कितना दे रखा है? अंतिम वेग 50 मीटर प्रति सेकंड बराबर प्रारंभिक वेग कितना है हमारा? 0। a इंटू समय 25, तो 25 दूनी 50। ठीक है, तो a बराबर हमारा कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी जो वस्तु है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरित हो रही है। ठीक है, फिर कह रहा है आपसे, ये हमने त्वरण निकाल लिया, हमसे पूछा है कि कार द्वारा इस समय अंतराल में चली गई दूरी। तो हम फिर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ये तो हमने त्वरण निकाल लिया, तो हम सूत्र लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमें दूरी निकालनी है, प्रारंभिक वेग हमारा 0, तो ये 0 हो जाएगा। 1/2, a कितना है हमारा? 2 इंटू t कितना है? 25, तो 25 का स्क्वायर है, तो उसे 2 कट गया। 25 इंटू 25 कितने होते हैं? 625। कितना आ गया? मीटर। अर्थात वस्तु ने कितनी दूरी तय की? 625 मीटर, 625 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 100 मीटर ऊंची एक मीनार के आधार से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद इतने वेग से फेंकी जाती है। देखो ये एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर। ठीक है, क्या है ये? एक मीनार। फिर उसने कहा है कि एक गेंद इतने वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यानी हमने क्या किया? एक बॉल ली और इसको u वेग से फेंक दिया। हमें बताया नहीं है कितना है, उसने बोला इतने वेग से फेंकी जाती है कि वह अपनी महत्तम ऊंचाई तक पहुंच जाती है। अर्थात ये बॉल है वो इतने वेग से उछाली जाती है कि वो इसके महत्तम वेग यानी इसकी 100 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाती है। अर्थात b बराबर यहाँ 0 हो गया इसका। ठीक है, फिर कह रहा है ठीक उसी क्षण जिस क्षण गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, मीनार के शिखर से एक अन्य गेंद ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मुक्त रूप से छोड़ी जाती है। अब हमने क्या किया कि जिस समय हम इस गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं उसी समय हम इसको मान लेते हैं, चलो ठीक है इसको यू ही रहने देते हैं, ये v हो गया। अब इसका देखो
मुक्त रूप से छोड़ी जाती है। मुक्त रूप का मतलब क्या है, इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कैसा हो जाएगा, शून्य। मुक्त रूप का मतलब क्या है, मैंने ऐसे और इस तरीके से छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर कह रहा है गणना कीजिए कि दोनों गेंदें कब और कहाँ मिलती हैं। यानी हमें ये ज्ञात करना है, देखो एक गेंद हमने यहाँ से ऊपर से फेंकी, एक ऊपर से नीचे गिर रही है, तो एक समय तो आएगा जब ये दोनों आपस में मिलेंगी। तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ आपस में मिलती हैं। कितने समय बाद, टी समय बाद। हम लिख लेते हैं माना गेंदें आपस में टी समय बाद मिलती हैं, ठीक है। टी समय बाद मिलती हैं तो हम मान लेते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक गेंद है वो h ऊंचाई ट्रेवल कर लेती है, ठीक है। तो टोटल मीनार की ऊंचाई कितनी है, 100। h ये कवर कर चुकी है, तो ये कितना कवर कर लेगी, 100 माइनस h, ठीक है। यानी देखो इसकी टोटल ऊंचाई 100 ही रहनी है। अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 100 माइनस h प्लस h, ऐसे h कट जाएगा, 100 मीटर ही रहेगा। क्लियर हुआ, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। एक बॉल u वेग से, यानी इतने वेग से फेंकी जा रही है कि वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाए। क्लियर हुआ। उसी समय पे एक गेंद मुक्त रूप से छोड़ी जा रही है, अर्थात प्रारंभिक वेग उसका शून्य है, ठीक है। तो ये देखो एक यहाँ से ऐसे छोड़ी जा रही है और एक इस तरीके से फेंकी जा रही है, तो ये ऐसे चलेंगी, मतलब यहाँ पे आके हम मान लेते हैं कि इस बिंदु पे आके ये एक दूसरे को मिल रही हैं। तो इसने यहाँ तक कितनी दूरी कवर की, h, और इसने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी कवर की, 100 माइनस h। क्लियर हुआ। अब हम लिखेंगे यहाँ से, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम गेंद, ये हमारी प्रथम गेंद है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, द्वितीय गेंद है। दूसरी, प्रथम गेंद द्वारा महत्तम ऊंचाई के लिए, महत्तम ऊंचाई के लिए, ठीक है, महत्तम ऊंचाई के लिए। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम यहाँ लगा सकते हैं h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं लगा सकते, मालूम है क्यों, क्योंकि इसमें समय आ गया। g हम जानते हैं 9.8 होता है, u हमें दे रखा है, t नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। देखो फॉर्मूले वही है तीन, v बराबर यू प्लस जी टी या v बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो हम यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है, अर्थात जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे की ओर गति कर रहा है, तो हमने ये g किसका ले लिया, माइनस का। अब देखो हमारे पास h भी दे रखी है, कितनी, 100, g हमें पता है, u हमें पता है, v हमें 0 दे रखा है, यानी सारी क्वांटिटी दे रखी है। तो v बराबर कितना है, 0, u स्क्वायर हमें u दे रखा है माइनस 2g, h कितनी दे रखी है, 100, ठीक है, 100। तो u स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2g या 200, ठीक है, ये आ गया हमारा u स्क्वायर बराबर 200g, ठीक है। अब जब ये मिलती हैं किस समय बाद, t समय बाद, ठीक है। तो हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे t समय बाद जब गेंदें आपस में मिलती हैं तब प्रथम गेंद के लिए, प्रथम गेंद के लिए, यानी अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, 100 माइनस h, कितने समय में, t समय में। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, h बराबर, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे h बराबर यू टी, ऊपर की ओर गति हो रही है मतलब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला अब लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रथम गेंद के लिए ऊंचाई कितनी है, 100 माइनस h, तो इसको लिखो आप 100 माइनस h बराबर यू टी माइनस हाफ
जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, इसे ध्यान रखना, यू स्क्वायर बराबर हमारा कितना आया है 200 जी। अब हम लिखेंगे द्वितीय गेंद के लिए, हम लिखेंगे यहाँ से द्वितीय गेंद के लिए। अब देखो दूसरी गेंद ने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी ट्रेवल की है, h ऊंचाई। ठीक है, तो हम लेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें प्लस क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर गति हो रही है और हमारा गुरुत्वाकर्षण भी ऊपर से नीचे की ओर गति करता है या कार्य करता है। ठीक है, तो h कितना, h बराबर यू टी, यू कितना है हमारा प्रारंभिक वेग 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर हुआ, यानी हाफ जी टी स्क्वायर, यानी h बराबर कितना आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस h में या इसमें, ये देखो समीकरण 1 में अगर हम हाफ जी टी स्क्वायर का मान रख दें इसमें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में हाफ जी टी स्क्वायर का मान रखने पर, अब हाफ जी टी स्क्वायर का मान रखो तो ये हो जाएगा 100 माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर बराबर कितना है, एच कट गए, यू टी बराबर कितना आ गया 100। क्लियर हुआ, यू टी बराबर कितना आ गया 100। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो यहाँ से चलो u बराबर निकाल लो, कितना हो गया, या t बराबर निकाल लो, कितना हो गया 100/u। ठीक है, इसको आप मान लो समीकरण नंबर a। ठीक है, अब इसको आप समीकरण a मानोगे, ये हमारा समीकरण a हो गया, या फिर आप यहाँ लिख लो u बराबर 100/t। ठीक है, बात एक ही है क्योंकि हमें इसमें u का मान लगाना है। ठीक है, तो हम u बराबर निकालेंगे 100/t। अब लिखेंगे हम समीकरण a में u का मान रखने पर। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है चित्र की। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण a में, समीकरण a में, ये हमारा समीकरण a है, इसमें u का मान लगाने पर, u का मान रखने पर, अब इसमें u का मान रख दो तो u बराबर कितना 100/t का स्क्वायर है बराबर 200 जी। ठीक है, तो कितना हो गया 10,000/t स्क्वायर बराबर 200 इंटू जी। टी स्क्वायर भी अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर। देखो 2 0 कट गए, 50, तो ये आ गया 50 बराबर जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसको नीचे ले जाओ तो हो जाएगा 50/9.8 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, देखो 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2। क्या लिख सकते हैं, 50 को हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2 बट्टे, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 4.9। ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 कट गया, पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा लो। ठीक है, तो हो जाएगा 25 इंटू 10/49 बराबर टी स्क्वायर। अब t बराबर आप निकालोगे तो वर्गमूल ले लो, तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, 49 का 7 आ जाएगा, वर्गमूल 10 आ जाएगा। ठीक, अब अगर आप इसका देखो गुणा भाग करोगे, अब आपको मैं गुणा भाग भी करके बता देता हूँ, तो इसका लगभग आपका √10 का मान आएगा लगभग 3.33, तो 5 इंटू 3.35 मान लेते हैं। ठीक है, अपॉन 7, तो कर लो 55 25, तो
5 या 15, 16 17, 5 या 15 और 1 16 बटे 7, 7 दूनी 14, बचे 2 और 27, 7 21, लगभग 2.3 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो बॉलें हैं या जो गेंदें हैं वो आपस में 2.3, लगभग 2.3। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप करोगे एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ जाएगी, मैं आपको लगभग में दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमारा आंसर भी आ रहा है, कितना है 2.25 है, 2.259, मैंने लगभग लिख दिया है 2.23 सेकेंड। ठीक है, लगभग इतने सेकंड बाद मिलेंगे। फिर आपसे कह रहा है कि कितनी, हाँ इसमें बोल रहा है कब और कहाँ मिलेंगी, तो हमें कब तो पता चल गया कब मिलेंगी। ठीक है, और कहाँ मिलेंगी, तो कहाँ और हमें ज्ञात करना है, तो कहाँ और ज्ञात कर लो। तो कहाँ के लिए हमें h बराबर क्या निकला था, हाफ जी टी स्क्वायर, तो h बराबर 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी का मान हमारा कितना निकला 5/7 √10, इसका स्क्वायर कर लो, तो ये जगह 1.2 इंटू 9.8 इंटू 25/7 इंटू 10। ठीक है, ये दशमलव हट जाएगा, ये 49 आ जाएगा, 7 7 49 आ जाएगा, ये हो जाएगा ये 2 से कट गया 49 बार, दशमलव से हट गया, ये 7 7 49 आ गया, h बराबर आ गया कितना, हाफ जी टी स्क्वायर 250, अरे 25 बट्टे, ये तो हमने किया ही नहीं, ये 49। ठीक है, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, 7 का वर्ग नहीं किया हमने, 5 का वर्ग कर दिया, तो ये 49 हो गए 7 का वर्ग, अब ये 49 आ गए 98, तो 49 से, हाँ देखो दोबारा कर देता हूँ, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, ये कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हो गया, 1/2 इंटू 9.8 इंटू 5 का वर्ग 25/7 का वर्ग 49 इंटू वर्गमूल 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10। ठीक है, तो पॉइंट लगाया, पॉइंट से ये 49 बार कट गया, 49 से 49 कट गया, यानी h बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, तो हमारी मीनार ऐसे बनी हुई थी, मीनार कैसे बनी थी हमारी, इस तरीके से, यानी प्रथम जो दूसरी गेंद थी उसने कितनी दूरी ट्रेवल की थी h, और जो दूसरी वाली थी उसने कितनी 100 माइनस h, तो हम कह सकते हैं कि ज़मीन से 100 माइनस h मतलब 100 माइनस कितना 25, ज़मीन से कितना 75 मीटर ऊपर, ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, तो हम लिख सकते हैं कि ज़मीन से 75 मीटर ऊपर ये दोनों गेंदें आपस में मिलेंगी। क्लियर हुआ? ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।